माय चैनल और आप लोगों का स्वागत है माय चैनल पर। और क्लास 7 की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं ज्योग्राफी में, जिसमें 5 चैप्टर हो चुके हैं, 6 चैप्टर है। इसमें टोटल 7 चैप्टर है। ये न्यू एनसीईआरटी है तो इसमें कुछ चैप्टर नहीं है, तो इसको हम करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को नए बने हैं तो लाइक कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप आंसर पेस्ट करिए या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम आपको फीडबैक देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश ये है। तो रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे और बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ पर रहने वाले लोगों की तस्वीर जैसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं ये लोग, देख सकते हैं। रेणुका की तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती है। इनमें से कुछ रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से हैं, कुछ वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। तो दिखने में ही भले अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा या मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं तो गैर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत से ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे वह मछली पकड़ना एवं वनों में सामग्री इकट्ठा करना सीख जाते हैं। अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा होता है ये देख लेते हैं। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 6.2 को देखेंगे। आगे के ये देख लीजिए, ये अमेज़न बेसिन दिख रहा है ना, ग्रीन कलर जो है, ठीक है। तो ध्यान से देखें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रवाहित होती हैं। क्या आप इन बेसिन में स्थित उन देशों के नाम जान सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, ये देख लीजिए जलवायु। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास कैसे फैले हैं। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। तो यहाँ आपका मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं और इतने सघन वन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुँच पाता है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिससे छाया बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइट पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ जैसी प्रजातियाँ, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या जस्सी समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछलियाँ शिकार मिलना अनिश्चित हो जाता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी साग सब्जियों में से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यहाँ आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मोलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं,
जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे-धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने में वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र के बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। वे अपनी पौराणिक तकनीकों से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है, तो देख सकते हैं गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं और यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इनमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां के नाम ढूंढे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, नेपाल का है, भूटान का ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश, और जो ग्रीन देख रहे हैं आप, ये है गंगा नदी तंत्र का। ठीक है, तो इस बेसिन की मुख्यतः विशेषता मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलों पाई जाती हैं। आपको चाप झील क्या होती है इसके पहले बताया गया है पिछले लेसन में। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी, मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। राज्यों के भारत का मानचित्र देखिए, राज्यों का नाम बताइए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की स्थिति है, ये आप देख सकते हैं, राज्यों के नाम बता सकते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, जनसंख्या के वितरण, पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होते हैं यहाँ, अतः यह जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, जो कि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं और पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस की घने छुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं धान खेती और असम में चाय के बागान की। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, घाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के सांप, जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिसला मछलियाँ की सबसे लोकप्रिय प्रजाति मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्य आहार के रूप में खाते हैं। तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, धीरे धीरे जल का प्रवाह हो। जीविका का साधन, विनोद एक मछुआरा है और जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हार्डिला मछलियों का भोजन बनते हैं और झील के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसल बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने वाले, बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेचते हैं। यहाँ समुदाय प्रकृति की समरसता बनाकर रहता है तथा जब तक वह पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक पहुंचता है तब तक मत्स्य पालन को खतरा नहीं होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहरों एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ की उद्योग का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होता है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी हैं। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव अभियान, अरुणाचल प्रदेश की विश्व जनजाति संस्कृत कई दार्शनिक स्थल हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क जिसे आपको करके टेलीग्राम में भेजना है या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में। उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। तो अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? अमेज़न के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? गंगा नदी तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर आपको नहीं पता असम में पाए जाते हैं, मैं बता देती हूँ। और सही गलत का निशान लगाना है, ये आपको करना है। ये करके और मिलान करके हमको कमेंट बॉक्स में भेजना है या फिर टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जब आप आंसर भेजिएगा तो उसमें लिख दीजिएगा कौन सी क्लास का आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बाय बाय।